बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट मॉडल्स। तो हमारे पास जो सबसे पहला मॉडल आ रहा है दैट इज़ वाटरफॉल मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर फ्रॉम वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल 1970s के टाइम पे आया। बहुत ज़्यादा पुराना मॉडल है और प्रैक्टिकली ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए ये सूटेबल नहीं है। लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए क्यों सूटेबल नहीं है, इसका जवाब भी आपको जब आप वाटरफॉल मॉडल को पढ़ेंगे हम लोग, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल क्यों नहीं है। तो सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसे वाटरफॉल क्यों कहा जाता है। कि देखें वाटरफॉल की वर्किंग किस तरह होती है, वो किस तरह से काम कर रहा होता है कि पानी जो है नीचे की तरफ बह रहा होता है और पानी कभी भी रिवर्स नहीं जाता। कभी देखा है कि पहाड़ से पानी गिर रहा हो और वापस ऊपर की तरफ पहाड़ की तरफ जा रहा हो, यू टर्न लेके कहीं से भी नहीं जा रहा होता ना। इसी तरह ये जो मॉडल है वाटरफॉल मॉडल, इसमें जितने भी स्टेप्स आ रहे हैं ये सब स्टेप्स जो हैं ये वाटरफॉल मॉडल की तरह सिस्टमैटिक वे में वर्किंग करते हैं। एक स्टेप कंप्लीट होगा, फिर दूसरे स्टेप पे जाएंगे, दूसरा स्टेप कंप्लीट होगा, फिर हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे, थर्ड स्टेप कंप्लीट होगा, फिर फोर्थ स्टेप में पे मूव करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो इनकम्प्लीट है और आपने साथ में ही सेकंड स्टेप को स्टार्ट कर लिया कि चलें वो भी साथ साथ होता रहेगा और मैं थोड़ा सा काम इस पे भी कर लूँ। ऐसा कभी नहीं होता इसमें। इसमें आपको फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करने के बाद ही सेकंड स्टेप पे मूव करना होता है। कि बैकवर्ड का ऑप्शन इसमें डिसेबल है। बैकवर्ड आप कभी भी नहीं जा सकते या पैरेलल वर्किंग आप इसमें कभी भी नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए इसे वाटरफॉल मॉडल कहा जाता है कि इसमें सिस्टमैटिक वे में वर्किंग होती है, इसमें आइट्रेशन नहीं होती, इसमें पैरेलल वर्किंग नहीं होती, इसमें बैकवर्ड का ऑप्शन नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब ये तो इंट्रोडक्शन था वाटरफॉल मॉडल का। वाटरफॉल मॉडल में अब स्टेप्स को देखते हैं, इसमें क्या स्टेप्स आ रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आपने जितने भी स्टेप्स देखे हैं, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जितने भी मॉडल्स हैं उनमें वही स्टेप्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, वही स्टेप्स आपके पास आएंगे। जिस तरह के यहाँ पे आप पहला स्टेप देखें, रिक्वायरमेंट गैदरिंग है आपके पास। रिक्वायरमेंट गैदरिंग से पहले आप लोग को पता है कि फिजिबिलिटी स्टडी होती है। फिजिबिलिटी स्टडी में आप क्या देखते हैं, वेदर योर प्रोजेक्ट इज फिजिबल और नॉट, टेक्निकली और फाइनेंशियली, कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो फिजिबल है कि नहीं। कि ऐसा ना हो कि आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया है और उसका बजट जो है वो बहुत कम है और आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ देखनी होती है। फिर अगर टेक्निकली हमने कहा कि टेक्निकली भी इसे देखना होता है कि वो प्लेटफॉर्म जो है जिसमें इस प्रोजेक्ट में बनना है वो अवेलेबल है कि नहीं, हमारे पास टीम अवेलेबल है कि नहीं। तो ये चीज़ें देखने के बाद हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग की तरफ जाते हैं। जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे हम जाते हैं तो वहाँ पे हम डिफरेंट मेथड से रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के बाद प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, यहाँ पे एनालिसिस करते हैं रिक्वायरमेंट्स का। यहाँ पे सिस्टम एनालिसिस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ओके, तो यहाँ पे हम फिर एनालिसिस करते हैं सारी रिक्वायरमेंट्स का, एसआरएस बनाते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, उसमें हम सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो रिटन फॉर्म में लिख देते हैं और फिर वो हम कस्टमर को दे देते हैं कि भाई ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आप देख लें। ठीक है, अपना जितना भी आपका सिस्टम होता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। देन फिर हम आ जाते हैं कोडिंग पे। कोडिंग हम देखते हैं, कोडिंग करते हैं इसमें कि हमने प्रोजेक्ट को कोड कर दिया। कोड के बाद ही हम साथ में टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। कहीं स्टेप्स में कुछ स्टेप्स जो होते हैं उनमें हम क्या करते हैं कि यूनिट टेस्टिंग कर रहे होते हैं। कुछ मॉड्यूल्स जो होते हैं एक एक करके उन्हें टेस्ट कर रहे होते हैं। यूनिट टेस्टिंग का मतलब ये है कि आपने ओके का बटन डाला या कैंसिल का बटन डाला अपने डिज़ाइन में और फिर आप उसको टेस्ट कर रहे हैं उसी टाइम कि ये वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर उसमें कोई एरर आ रहा है, कोई डिज़ाइन इशू आ रहा है कि आपका जो कैंसिल का बटन है या ओके का बटन है वो किसी गलत पेज से लिंक कर रहा है, तो वहाँ पे आप उसको फिक्स कर देते हैं। ये नहीं देखते कि लास्ट स्टेप पे जाके मैंने
इसकी टेस्टिंग करनी है, वहीं पे आप यूनिट टेस्टिंग कर देते हैं। यूनिट टेस्टिंग के बाद कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग के बाद आपके पास टेस्टिंग आता है। टेस्टिंग में आप डिफरेंट तरह की टेस्टिंग करते हैं, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग होती हैं। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको क्लियर हो जाएगा। डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं जो हम अप्लाई करते हैं डिज़ाइन पे, कोडिंग पे अपने। यहाँ पे टेस्टिंग के बाद हम इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं। टेस्टिंग से मुराद मतलब यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग भी आ गई या इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी आ गई। इंटीग्रेशन टेस्टिंग से मुराद ये होता है कि आप 2 पेजेस की टेस्टिंग को इकट्ठे करके कर रहे हैं, 3 पेजेस की टेस्टिंग इकट्ठे कर रहे हैं, तो इस तरह की टेस्टिंग आप इस फेज में कर देते हैं। ओके, कर दो। देन इम्प्लीमेंटेशन के आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, सब मॉड्यूल्स को कंप्लीट करके एक पूरा सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, कि आप उसको फिर चेक करते हैं कि जिस तरह आप देखें कि फेसबुक आपके पास एक एग्जांपल है कि फेसबुक के आपके पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। डिफरेंट मॉड्यूल्स में आपके पास क्या है, प्रोफाइल की सेटिंग करना, उसके बाद आपके पास फोटो अपलोड कर रहे होते हैं, कोई भी अटैचमेंट होती है वो अपलोड अपलोड कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ शेयर कर रहे होते हैं, न्यू फीड्स चेक कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। सेटिंग का एक मॉड्यूल है आपके पास, तो वो सारे मॉड्यूल्स पहले एक एक करके बने, कोड हुए, देन उनकी टेस्टिंग की गई सिंगल सिंगल करके, देन इंटीग्रेट किया गया और फिर यहाँ पे आके उन्हें क्या किया गया, कम्प्लीटली मर्ज करने के बाद पूरी एप्लीकेशन को चेक किया गया कि जो एप्लीकेशन है ये प्रॉपर वर्किंग कर रही है कि नहीं। ओके, उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेज है आपका, खासकर वाटरफॉल मॉडल में मेंटेनेंस जो है ये आपके पास बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। 60% आपके एफर्ट जो है वो मेंटेनेंस पे लगी होती है। मेंटेनेंस से मुराद ये है कि एक तो आपने चेक कर लिया, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी टीम बैठी, आपकी टीम के डिफरेंट पर्सन्स बैठे, उन्होंने मेंटेनेंस की, उन्होंने चेक किया कि हाँ जी हमारा जो हमने सिस्टम बनाया, जो प्रोजेक्ट बनाया वो ठीक वर्क कर रहा है। दूसरी मेंटेनेंस ये होती है कि आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया है उन्हें बुलाया, आपने उन्हें चेक करवाया, उन्होंने चेक किया ठीक है, और उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कि उन्होंने ओके कर दिया। अगर नहीं है वहाँ पे, उन्हें कुछ लग रहा है कि ये नहीं, रिक्वायरमेंट्स में ऐसे था और आपने यहाँ पे इस तरह इम्प्लीमेंट किया है, वो चेंज करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे वो फिक्स करवा सकते हैं। दूसरी बात आप इस तरह भी कर सकते हैं, अब आप वो लेके जाएंगे सिस्टम और अपने इन्वायरमेंट में जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। वहाँ पे अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर वो आपको कॉल करेंगे कि भाई सिस्टम जो है थोड़ी सी वर्किंग ठीक से नहीं कर रहा, तो वहाँ पे भी आप जाके उन्हें सिस्टम ठीक करके दे रहे हैं। दैट इज़ आल्सो कॉल्ड मेंटेनेंस। अब अगर इस मॉडल के एडवांटेजेस की हम बात करें, वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, तो ये बहुत बेसिक मॉडल है, बेस मॉडल है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जितने भी मॉडल्स हैं उनकी बेस रखता है ये सबसे पहला मॉडल था ना, तो इस मॉडल को बेस बना के फिर इस मॉडल में जो जो प्रॉब्लम्स थे बाकी मॉडल्स ने उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दिया, उन्हें इम्प्रूव किया। तो ये एक तरह से बेस की तरह काम करता है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है, कोई इसमें लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं है। पहले भी मैंने आप लोगों को ये पॉइंट बताया कि ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल है, खासकर उन प्रोजेक्ट्स के लिए, ये बात आपने जहन में रखनी है जहाँ पे कस्टमर को रिक्वायरमेंट्स टोटली क्लियर हों, कस्टमर को पता हो कि मैंने क्या चीज़ बनवानी है। ये नहीं है कि कस्टमर एक बार बता रहा है कि अच्छा मेरी रिक्वायरमेंट ये है और 10 दिन के बाद आके ये कह रहा है कि नहीं मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया, मैं अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज करना चाह रहा हूँ, या आपको आधे घंटे के बाद कह रहा है कि नहीं यार वो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस करने हैं, या फिर जब आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस बना के दिया तो तब वो कस्टमर रीड कर रहा है और कह रहा है कि नहीं ये रिक्वायरमेंट्स तो मैंने चेंज करनी है, यहाँ पे ऐसा नहीं ऐसा करना था। वो 10 दिन के बाद आप लोग को इस चीज़ का फीडबैक दे रहा है, घंटे बाद दे रहा है, 2 घंटों बाद दे रहा है, तो मतलब कि उसको रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, उस प्रोजेक्ट के लिए ये सूटेबल नहीं है। जहाँ कस्टमर को रिक्वायरमेंट्स क्लियर हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए ये सूटेबल है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल है कि कस्टमर ने जो बात एक बार बता दी दैट इज फिक्स्ड, अब इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए ये मॉडल क्या है, रिजिड मॉडल है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि कस्टमर का जो रोल है वो इसमें क्या है
कि यहाँ पे उसने रिक्वायरमेंट्स आपको देनी है, एक बार दे दी, उसके बाद कस्टमर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। जितने भी आपके मॉड्यूल्स हैं, ये आप यहाँ पे कस्टमर को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करते। कस्टमर को फिर आप मेंटेनेंस पे आके इन्वॉल्व करते हैं। जो कुछ भी उसने कहना होता है, जो कुछ भी उसने सुनना होता है, वो मेंटेनेंस पे आके सुनना होता है। ठीक है, तो यहाँ फिर असल प्रॉब्लम क्या है, डिसएडवांटेज अगर इस मॉडल का हम देखें तो इसमें फीडबैक नहीं होता। अब कस्टमर ने तो रिक्वायरमेंट्स दे दी, ठीक है, इस टीम ने अपना वर्क कंप्लीट किया और अपना वर्क नेक्स्ट टीम को हैंड ओवर कर दिया, इस टीम ने अपना वर्क कंप्लीट करके नेक्स्ट टीम को हैंड ओवर कर दिया। अब अगर देखें कि यहाँ पे फीडबैक का इशू किस तरह से है, कि आप यहाँ पे अगर ये टीम, इस टीम को लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम जो है ये यहाँ पे रिजॉल्व होना चाहिए, इट मीन्स के यहाँ पे चेंजेस होने चाहिए, और वाटरफॉल मॉडल फ्लेक्सिबल नहीं है, ये चेंजेस अलो नहीं करता। जो चीज़ यहाँ से एक बार निकल चुकी है वही चीज़ आगे जाएगी, वही चीज़ एनालाइज होगी, वही चीज़ कोड होगी, वही चीज़ टेस्ट होगी, वही चीज़ इम्प्लीमेंट होगी और लास्ट पे आके मेंटेनेंस होगी। ओके, यहाँ पे किसी भी स्टेप में कोई भी टीम फिर चेंज नहीं करवा सकती कि मैं पिछली टीम से नेगोशिएट करूँ, मैं उनसे कम्युनिकेट करके मैं उन्हें बताऊं कि यार ये यहाँ पे शायद थोड़े बहुत चेंजेस होने चाहिए। नहीं, जो एक बार यहाँ पे कमान से एक बार जो चीज़ निकल जाती है वही आगे जाती है मेंटेनेंस तक। अब अगर यहाँ पे कस्टमर ने कुछ चेंजेस करवाने हैं तो वो यहाँ से फर्स्ट स्टेप से दोबारा से चलेगा और उसे यहाँ पे कॉस्ट पड़ेगी, वो पे करेगा इस चीज़ की। ओके, दैट्स वाई इट्स नॉट फ्लेक्सिबल। अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट्स की, डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल देख रहे हैं, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स में भी वही बात है कि आप यहाँ पे अब कोई भी न्यू चीज़ ऐड नहीं कर सकते, कोई नया एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आप ऐड नहीं कर सकते। जो चीज़ आपके पास आई है आपने जस्ट वही इम्प्लीमेंट करनी है, जस्ट डू योर वर्क एंड फॉरवर्ड इट टू नेक्स्ट टीम। फिर यहाँ पे पैरेलल वर्किंग नहीं है, पीछे भी मैंने आप लोगों को बता दिया, पैरेलल वर्किंग नहीं है कि मल्टीपल टीम्स वर्क नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाली टीम और कोडिंग वाली टीम या रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड सिस्टम एनालिसिस वाली टीम जो हैं वो सेम टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रही हूँ। ये टीम जो है जब ये वर्किंग कर रही है तो ये सब टीम्स जो हैं रेस्ट कंडीशन में हैं, ये क्या है, खाली बैठी हुई हैं। जब ये वर्क फॉरवर्ड करेगी तो ये क्या हो जाएगी, ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी, ये टीम भी जो है अपने काम से फारिग हो चुकी है, इसका काम खत्म हो चुका है। अब ये जो टीम है रेस्ट कंडीशन में, जब यहाँ पे वर्किंग टेस्टिंग वाली टीम वर्क कर रही है तो ये जो टीम्स हैं, तीन टीम्स जो हैं ये अपना काम कर चुकी हैं और ये जो हैं ये वेट कर रही हैं कि जब हमारे पास काम आएगा हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो इसमें पैरेलल वर्किंग नहीं होती। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस मॉडल में, दैट इज़ हाई रिस्क। रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ज़ाहिर है रिस्क तो ज़्यादा होगा ही क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, आपको फीडबैक्स नहीं मिल रहे, आप कोई चीज़ देख नहीं रहे, बस पहले स्टेप में आपने काम देखा और लास्ट स्टेप पे आके आप अब देखेंगे, आउटपुट आके सिर्फ आपने देखनी है, तो वहाँ पे रिस्क तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होगा ही होगा। सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं अगर, तो आपने मकान बनवाना है, ठीक है, आपने जगह ले ली, आपने ऑर्डर दे दिया एक टीम को जी के हाउस बिल्डिंग वालों को, कंस्ट्रक्शन वालों को, कि आपका ये हाउस, आपकी ये जो एरिया लोकेशन है यहाँ पे आपने बनवाना है, हाउस बनवाना है, नक्शा भी आपने बनवा दिया उनके साथ बैठ के कि ठीक है ये जो है ये इस तरह से हो गया, पेमेंट आपने सारी कर दी। अब आपने जाके नहीं देखा काम किस तरह हो रहा है किस तरह नहीं हो रहा, जब आपका मकान कंप्लीट हो चुका है तब जाके आप देख रहे हैं और वहाँ पे आप प्रॉब्लम्स को आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज कर रहे हैं, यार लॉन तो थोड़ा सा छोटा हो गया है, मैं किचन देख लूँ, ओहो किचन में जो विंडो है इसकी लोकेशन ठीक नहीं है, ठीक है, मैं टीवी लॉन्च देख लूँ, टीवी लॉन्च जो है नहीं, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये जो रूम है ये टीवी लॉन्च के साथ नहीं होना चाहिए था। इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हो भी सकता है तो उसमें आपकी कॉस्ट भी लग रही है और आपका टाइम भी लग रहा है। ओके, तो यही बात जो है वाटरफॉल मॉडल में इस तरह हो रही होती है कि अगर आप जाके मेंटेनेंस में जाके आप आउटपुट देख रहे हैं और वहाँ पे
आप प्रॉब्लम्स को रियलाइज कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चीज़ इस तरह से नहीं, इस तरह से होनी चाहिए। इसीलिए ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल है, लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल नहीं है। कि लार्ज प्रोजेक्ट पे अगर आप जाके यहाँ पे प्रॉब्लम्स को रियलाइज करके बाद में चेंजेस करवाना चाहेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि 60% एफर्ट जो है वो मेंटेनेंस में लग रही होती है। क्यों 60% एफर्ट आपकी मेंटेनेंस में लग रही होती है? क्योंकि आप प्रॉब्लम्स को यहाँ पे आके रियलाइज कर रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको जब जब जैसे जैसे प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं मेंटेनेंस में, आप स्लोली स्लोली उन्हें क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। इसलिए 60% एफर्ट जो है वो यहाँ पे लग रही है, क्योंकि ये सारी जो टीम्स हैं इन्हें पता है कि हमने, हमारे पास तो जस्ट जो चीज़ आई है हमने वो इम्प्लीमेंट किया है, बाकी सारा काम मेंटेनेंस वाले का है। तो मेंटेनेंस पे आपकी 60% एफर्ट इसीलिए लगती है। दैट्स ऑल ओवर द वाटरफॉल मॉडल। अब जो हमारे पास मॉडल आ रहा है दैट इज आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल अभी हमने स्टडी किया, ठीक है। आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल का ही मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की गई हैं और सबसे मेजर जो मॉडिफिकेशन थी दैट इज फीडबैक। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में क्या था, वहाँ पे अगर यहाँ से कोई एरर जा रहा है और इस टीम ने रियलाइज़ किया है कि ये एरर आ रहा है और मुझे पिछली टीम से बात करनी चाहिए कि ये एरर जो है यहाँ पे ख़त्म करें, तो ये वाला सिस्टम नहीं था, फीडबैक नहीं था। अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे इस टीम को रियलाइज़ हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन में आके कि यहाँ पे कुछ एरर है, डिज़ाइन में कुछ एरर है, तो वो डिज़ाइन टीम से बात करके वो एरर जो है वो ख़त्म करवा सकता है। यहाँ पे फीडबैक को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ओके। जबकि उसमें क्या था कि अगर डिज़ाइन में कोई एरर आ रहा है तो वो एरर जो है आपके पास इम्प्लीमेंटेशन में भी आएगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी आएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हैं स्टेप्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था। अगर स्टेप्स जो हैं कहीं पे आपको 7 मिल रहे हैं, कहीं पे आप लोग को 8 मिल रहे हैं, कहीं पे 9 मिल रहे हैं, कहीं पे 4 मिल रहे हैं, तो वो या तो उनने स्प्लिट किए हुए हैं या फिर उन्होंने कंबाइन किए हुए हैं। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे नेम हो रहे हैं, वहाँ पे नेम हो रहे हैं, ठीक है। सब स्टेप सेम ही है, सबका जो ऑर्डर है वो सेम ही है, ये पीछे भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा, सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे नोट करने वाला है, आप यहाँ पे देखें, ये इसको फीडबैक कहा जा रहा है। ये जो बैक एरोज हैं ये फीडबैक हैं, लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी में आपके पास बैक एरो नहीं है, ओके। कि इसका मतलब ये है कि फिजिबिलिटी स्टडी में आप क्या बताते हैं कि ये फिजिबल है कि नहीं, वो आप एक कंप्लीट स्टडी करते हैं, अपने सब एक्सपेक्ट्स को देखने के बाद ही आप कस्टमर के साथ कमिटमेंट करते हैं कि ठीक है मैं एग्री हूँ ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए। जब आपने एक बार कमिटमेंट कर ली, ओके आई एम एग्री, आई विल डू योर वर्क, ओके आई विल डू योर प्रोजेक्ट, तब आप बैक नहीं हो सकते। अब आपके पास बजट है नहीं है, जो मर्जी है आपके एंड पे प्रॉब्लम, वो आपका प्रॉब्लम है, कस्टमर का प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। तो यहाँ पे फिर आपके पास क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। एक बार जब आपने फिजिबिलिटी स्टडी पे ओके कर दिया, इट मीन्स कि आपने वो प्रोजेक्ट हर हाल में बनाना है, ओके। यही स्टेप में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो इसके बाकी सब पॉइंट्स सेम हैं एज क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में। जिस तरह उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे, जो स्टेप्स वहाँ पे यूज़ हो रहे थे वही स्टेप्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। सबसे जो मेजर चेंज लाया गया वो ये बैक एरोज जो आपको नज़र आ रहे हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं कि फीडबैक का जो चेंज है वो इन दोनों मॉडल्स को क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। तो कहीं पे भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, कहीं इंटरव्यू में आपके पास क्वेश्चन आता है, तो आपका आंसर क्या है, इन दोनों मॉडल में डिफरेंस क्या है, कि एक में फीडबैक है और एक में फीडबैक नहीं है। तो एडवांटेजेस जैसे कि हमने वहाँ पे देखे, कि मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो लिखे हुए हैं सेम पॉइंट्स हैं, लेकिन ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं वही पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। कि बेस मॉडल है, सब मॉडल्स के लिए ये एज अ बेस वर्क करता है, सिंपल एंड ईजी है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेड है, जहाँ पे आपको आपके कस्टमर को रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल क्लियर होंगी, ओके। एक्स्ट्रा यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है दैट इज फीडबैक, कि आपके पास फीडबैक है कि आप प्रीवियस स्टेप की टीम के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं।
तो डिसएडवांटेजेस जैसे कि वो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के हमने स्टडी किए, नो फेज ओवरलैपिंग मीन के पैरेलल वर्किंग नहीं होगी यहाँ पे। फिर आता है नेक्स्ट नो इंटरमीडिएट डिलीवरी, कि आप ऐसा नहीं कर रहे कि एक प्रोजेक्ट बना एक स्टेप करके आपने यहाँ पे अपना सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन क्लियर किया और फिर आप कस्टमर को बुला के उसके साथ थोड़ी बातचीत कर रहे हैं कि देखें कि हमने थोड़ा सा इस तरह से डिज़ाइन किया है ये वो। यहाँ पे किसी भी फेज़ में आपने कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी, ठीक है। तो नो इंटरमीडिएट डिलीवरी के कोई हल्का सा भी आप पॉइंट उन्हें डिलीवर नहीं कर रहे, कोई उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आफ्टर दैट ये मॉडल भी जो है ये रिजल्ट है नो चेंजेस। नो चेंजेस से मुराद ये है, अब यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स आपने एक बार दे दी वो रिक्वायरमेंट्स फिक्स हो गई। अब आप उन रिक्वायरमेंट्स में कस्टमर जो है उन रिक्वायरमेंट्स में कोई चेंजेस नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे कि सर अभी आपने कहा है कि ये फीडबैक दे रहा है, आप फीडबैक लेके आपको अगर कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो रिक्वायरमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो आप चेंज करवा सकते हैं। नहीं, वो जो आपकी फीडबैक वाला ऑप्शन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है इन पॉइंट्स में। यहाँ पे देखें यहाँ पे देखें, यहाँ पे हुआ है कि अगर टीम को लग रहा है कि डिज़ाइन टीम इम्प्लीमेंटेशन टीम को लग रहा है डिज़ाइन टीम का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो उनके साथ डिस्कस कर सकता है कि भाई ये एरर है, ये बग है, ये रिमूव कर दो। ऐसा नहीं है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट्स में कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो अब आप कस्टमर को बुलाएंगे, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन में आपको लगा है प्रॉब्लम तो अब आप कस्टमर को बुलाएंगे कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट से प्रॉब्लम आया है, तो अब आप देखें कि ये हमने चेंज करना है कि नहीं करना है। या डिज़ाइन टीम को कोई प्रॉब्लम आया तो अब वो कस्टमर को बुलाएगी और कहेगी कि भाई देखें मैंने आपको पहले बताया कि क्या आता है नो इंटरमीडिएट डिलीवरी, के आप कस्टमर को नहीं बुलाएंगे, कस्टमर के साथ अब आपने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, कोई भी उसको पॉइंट नहीं डिलीवर करना, बस उसका काम था रिक्वायरमेंट्स देना। जो रिक्वायरमेंट्स उसने दे दी वो रिक्वायरमेंट्स फिक्स हो गई। तो वो जो फीडबैक वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे काम नहीं करता, वो जस्ट बिटवीन द टीम वर्क करेगा कि ठीक है अगर टीम्स को लग रहा है तो वो आपस में बातचीत करके वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकती हैं, मेंटेनेंस तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए आप ये बात कहते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर और ये जो मॉडल है ये क्रिटिकल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए भी ये सूटेबल नहीं है। दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।